यस, ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर के अंदर 14 में। ये पूछ रहा है आपसे कि हाउ इज़ द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल affected when the separation between the coil and the number of the turns of each coil is increased। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको करना ज़रूरी हैं। एक तो है कि वो म्यूचुअल इंडक्शन का पूछ रहे हैं, और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, एक कॉइल का इम्पैक्ट दूसरे पे हम देखते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि पेयर ऑफ कॉइल है, ज़ाहिर है म्यूचुअल में दो चीज़ें होंगी, एक को आप करंट देंगे, दूसरे में खुद से वेरिएशन होगी। अब इसमें हम एक वेरिएशन पे बात करेंगे ना, ठीक है, और मतलब उनके दो सेपरेशन है उस पर बात करेंगे कि एक सेपरेशन जब हम बढ़ा देते हैं कॉइल्स में तो फिर कितनी वेरिएट करती है आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ ईएमएफ की, और उससे बाद यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं ये एक फैक्टर है। अगर हम इसको भी चेंज करते हैं तो फिर क्या इम्पैक्ट आता है। वाइट बोर्ड पे चलते हैं ज़रा। अच्छा, ये है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर हम बस ये एक कॉइल होती है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका नाम होता है प्राइमरी कॉइल। अब प्राइमरी कॉइल के साथ बिल्कुल हम ये एक सेकेंडरी कॉइल रखते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई बल्ब प्लेस कर देते हैं। अच्छा, हम इसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। हम इसके अंदर वोल्टेज चेंज करते हैं या करंट वेरी करते हैं, ठीक है, कभी कम कर देते हैं, कभी इंक्रीज कर देते हैं। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है, जो कि अगर लार्ज स्केल पे देखें तो ये इधर से होता हुआ इधर तक जाएगा, यानी इसको भी इम्पैक्ट करेगा। तो वो इसके अंदर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं वो भी वेरिएट करती हैं। तो जब इसके अंदर भी वेरिएशन होगी तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसकी वजह से आपका ये बल्ब रोशन हो जाता है, उससे करंट भी फ्लो करता है। अब यहाँ पे आपसे वो ये पूछना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा तरीकाकार है जिसमें आप ये दो टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल की, और एक में तो टर्न्स आप एक केस में यहाँ पे करीब करीब रख देते हैं, फिर एक दूसरी है जिसमें दो टर्न्स प्राइमरी के हैं लेकिन ये दूर पड़े हुए, इनका ये डिस्टेंस, ये सेपरेशन होती है। अगर ये आप बढ़ा देते हैं तो इधर जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है बल्ब के अंदर उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। एक केस है, पहला क्वेश्चन, यानी इसके दो केस पूछे हुए हैं। पहला पार्ट में ये सेपरेशन कम है, ये सेपरेशन ज़्यादा है, तो इसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक हो गया। यहाँ पे लाजमी सी बात है, जब सेपरेशन इंक्रीज़ कर देंगे, यानी कि आप इसका डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये जो लाइट रिंग है या इसकी ईएमएफ की प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि फ्लक्स कम होगा, बहुत वेरिएट कम करेगा। ये है सेपरेशन का केस। इसके पैरेलल दूसरे नंबर पे वो पूछता है कि सपोज ये आपके पास 3 टर्न की एक प्राइमरी कॉइल है, 5 और ये 6,
ये 6 टर्न की आपके पास सेकेंडरी कॉइल है। अगर आप इनकी सेपरेशन को, यानी मैं कहूँ कि ये डिस्टेंस को कांस्टेंट कर लें, तो उस टाइम पे इसमें मैंने तादाद बढ़ा दिया टर्न्स की, इधर 3 इधर 6 टर्न्स है। इसी तरह इसके साथ आप बल्ब लगा लें, ठीक है, उसकी रोशनी कंपेयर करेंगे हम। एक और है जिसमें 2 टर्न हैं, इनमें 4 टर्न हैं, और यहाँ जो है फिर बल्ब लगा देंगे। तो ये 2 4 वाली यानी नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो, अगर आप दोनों के या किसी भी एक कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं तो ईएमएफ बढ़ जाती है, और अगर आप ये टर्न्स कम रखते हैं तो ईएमएफ जो होती है वो भी कम ही होती है। नूर बच्चे, यहाँ तक ये बात समझ आई है या नहीं आई? यस सर। अच्छा, अब हम एक चीज़ को और को देखते हैं। यहाँ इस चीज़ को आप पढ़ें आप ज़रा, कि वो म्यूचुअल इंडक्शन की बात करता है पेयर ऑफ कॉइल में, कैसे इफ़ेक्ट होती हैं जब सेपरेशन को हम चेंज करते हैं और फिर नंबर ऑफ टर्न्स को। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। ये म्यूचुअल इंडक्शन, इसको काट दें, ये नहीं आना चाहिए बस। म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल इज इन फैक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द बोथ डिस्टेंस ए बी बिटवीन द कॉइल्स, और फिर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ईच कॉइल भी आ सकते हैं। अब सेपरेशन कैसे इम्पेक्ट करती है जी? इंक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द कॉइल रिड्यूस कर देती है देयर म्यूचुअल इंडक्शन को, यही होना है। इसके बाद दिस इज बिकॉज म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन द कॉइल्स, यानी जो मैग्नेटिक इम्पैक्ट या फ्लक्स गुजर है उस पर डिपेंड कर रहा है। जब आप डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, फर्दर अपार्ट कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ऑफ वन कॉइल इंटरेक्ट करता है लेस इफेक्टिवली, उतना अच्छे से इम्पैक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से डिक्रीज इन द म्यूचुअल इंडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा कि नंबर ऑफ टर्न्स, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, अगर आप बढ़ा देते हैं कॉइल्स की जो टर्न्स हैं वो, तो चाहे आइदर बोथ कॉइल्स के अंदर इंक्रीज कर देते हैं, चाहे एक में इंक्रीज करते हैं, जब भी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो उस टाइम पे म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो इंक्रीज होती है, ये बात है। एक मिनट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये बॉक्स में। अब ये इंक्रीज होती है, उसकी रीज़न लिख रहा है, दिस इज़ बिकॉज, क्यों, म्यूचुअल इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके जी, ये आपका प्योरली प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ठीक है ना, और यानी कि टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द ईच कॉइल, यानी कि जो एक कॉइल 1 है, प्राइमरी कॉइल है और सेकेंडरी कॉइल है, इनके जो क्या कहते हैं आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ईएमएफ। और इसमें क्या होता है, मोर द टर्न्स स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड, और जब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन भी ज़्यादा होगी। ये होपफुली आपको क्वेश्चन 6 क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ईएमएफ भी इसको कह सकते हैं हम, एक ही बात होती है, बिटवीन द विंग्स ऑफ अ जेट प्लेन induced by its motion normal to the earth magnetic field. The total span of the wings is 50 meter and speed is इतने, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वन। पहले क्वेश्चन समझेंगे क्या कह रहे हो। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है बच्चे, एक बात आप ज़रा समझें बड़ी तवज्जो से, कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है।
ये अर्थ का फील्ड है, नेचुरल फील्ड को मैं ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये नॉर्थ से साउथ कुदरती तौर पर ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक एरोप्लेन बनाते हैं, यानी ये जा रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ। मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन करता हूँ एरोप्लेन, और एरोप्लेन सीधा अपवर्ड जा रहा है। कैसे? इस डायरेक्शन में अपवर्ड जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप प्लेन की मूवमेंट या वी को देखें तो वी इस डायरेक्शन में है जबकि ये बी है, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। एक चीज़ और कि ये जो पर हैं इसके विंग्स, इसका इस पॉइंट से यहाँ से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर। अब ये जो बी है इसकी स्ट्रेंथ भी उसने दे दी है, और वो कहता है वो 0.3 टेस्ला है। जो वेलोसिटी है वो 600 मीटर पर सेकंड है। तो ये चीज़ें दो तीन हैं, इनको कंसिडर करके ये बताएं कि अर्थ के अंदर कितना वोल्टेज पैदा हो सकता है इसके दो परों के बीच जब ये ऊपर उड़ेगा। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम ज़रा यहाँ पे आ जाते हैं। दोबारा वाले क्वेश्चन समझें। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज कितना पैदा होगा मतलब बिटवीन द विंग्स ऑफ अ जेट प्लेन इंड्यूस्ड बाय इट्स मोशन नॉर्मल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल हो गई मोशन, और द टोटल स्पैन ऑफ द विंग्स इज 50 मीटर। स्पैन का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स, एंड स्पीड इज दिस वन। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इतने टेस्ला नहीं, ये गास है 0.3, ये टेस्ला नहीं है 0.3 गास है। तो ये क्या होगा? तो हमारे पास बचे इसका बड़ा ही ज़बरदस्त क्लैरिफाइड फॉर्म में लिखा पड़ा है फार्मूला, E इज इक्वल टू VBL। अच्छा, यहाँ पे E क्या है? इंड्यूस EMF जो पैदा होगी। B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, V इज़ द वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, और ये लेंथ वो है यानी जो विंग्स या स्पैन की होती है उनकी होगी। ये सारी चीज़ों की वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास रिजल्ट निकल आएगा। बच्चे ये क्लियर है या नहीं? Yes, sir. ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन। सिर्फ डिफाइन करना है सेल्फ इंडक्शन को, और फिर उनकी यूनिट्स हैं हेनरी इसको। तो बेटे म्यूचुअल इंडक्शन में ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया, जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ। क्वेश्चन है ये 8। म्यूचुअल इंडक्शन में एक कॉइल को आपने एक, ये भी बिजली का सोर्स होता है, इसको एसी सोर्स कहते हैं। एसी में आपके पास वोल्टेज बढ़ते हैं, मैक्सिमम होते हैं, कम होते हैं, ज़ीरो पे आते हैं, फिर डिक्रीज होते हैं, फिर मैक्सिमम। एसी का वेव इस तरह चलता है। तो एसी लगा लें या फिर आप यूं करके डीसी वोल्टेज लगा लें, लेकिन अगर आपके पास ये कॉइल, और इस कॉइल की वजह से जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ इस कॉइल को इम्पैक्ट कर रहा है, साथ किसी भी चीज़ को इम्पैक्ट नहीं कर रहा। और लेंज लॉ के मुताबिक इसमें जो खुद का फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगी। उस ईएमएफ से करंट होगा,
और उस करंट से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसको हम कहते हैं क्या वाला, सेल्फ इंडक्शन। यानी सेल्फ मीन खुद से उसने अपने अंदर इंड्यूस कर लिया एक करंट। और लेंज लॉ ये कहता है कि वो जो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस ईएमएफ होगी या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वो अपोज करेगा ये वाला जो एसी आपका अप्लाइड पड़ा हुआ है इसको। इस सारे प्रोसेस को कि प्रोडक्शन ऑफ एन इंड्यूस ईएमएफ बाय द चेंज इन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड बाय चेंजिंग वोल्टेज, सप्लाइड वोल्टेज, उससे जो पर्सनल एसी कॉइल के अंदर जो चेंज आएगा वो सेल्फ इंडक्शन है। लेकिन अगर आपका सीन ये है कि आपने कुछ इस तरह का से एसी वोल्ट रख के साथ में आपने इधर ये एक कॉइल रख के इधर बल्ब लगा दिया है, यानी कोई एक एक्सटर्नल सर्किट पड़ा हुआ है, तो इसमें चेंज होता है तो इम्पैक्ट इस पे आता है। ये आपस में लिंक्ड है, यानी प्राइमरी के अंदर चेंज आता है तो सेकेंडरी को इम्पैक्ट जा रहा है। इसको बोलते हैं म्यूचुअली, म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि म्यूचुअली इम्पैक्ट होगा। म्यूचुअल इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्शन जो है इसमें इस कॉइल पे भी डिपेंडेंट है और इस कॉइल पे भी डिपेंडेंट है, इनके दरमियान सेपरेशन पे भी डिपेंडेंट है सारी प्रोटेक्शन। और इनको जो हम मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, उनकी यूनिट्स जो होती है इंडक्शन के वो हेनरी होते हैं, और वो यही पूछ रहे क्या होते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन अकर्स व्हेन ए चेंज इन द करंट इन वन कॉइल। हालात ये हैं कि आपने एक कॉइल के अंदर करंट चेंज करना है और वो क्या करता है, वोल्टेज इन अनदर कॉइल जो है ये नियर बाय कॉइल भी पड़ी है उसके अंदर वोल्टेज जो है वो चेंज होते हैं। It quantifies how much the magnetic field of one coil affects the other। ज़बरदस्त सी उसने वर्डिंग यूज़ की है कि क्वांटिफाई से मुराद क्या है, उसकी क्वांटिटेटिवली वैल्यू आएगी, उसकी मेजरमेंट होगी। अब म्यूचुअल यूनिट्स, म्यूचुअल जो इंडक्शन है उसके यूनिट्स होते हैं हेनरी, ठीक है। और हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, पहले म्यूचुअल इंडक्शन का जो मैथमेटिकल फार्मूला वो ये है। इसके मुताबिक जितने वोल्टेज आप सप्लाई करते हैं डिवाइड कर दें आपके पास जो चेंज इन करंट आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी 1 सेकेंड के अंदर कितना आपके पास यानी कि करंट वेरिएट करता है। मेरा मतलब कहने का ये है कि करंट डिवाइडेड बाय जब टाइम आ जाता है और दोनों को हम डी बाई डी ये कहते हैं, तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यहाँ पे उसने नीचे बता भी दिया है, ये बिल्कुल क्लियर तरीके से लिख दिया, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और M is the mutual inductance, V is the induced voltage। आपके पास ये इन फैक्ट ऐसे होता है कि आपके पास जो आपने कॉइल है उसको आपने करंट दिया, उसकी वैल्यू है चेंज करें जो डी आई है ओवर डी टाइम में, इधर एम रखा, इनका मल्टीपल ये इक्वल होता है वोल्टेज के कि कितने वोल्ट इंड्यूस हो रहा है हमारा। इसी को जब हम क्या करते हैं मतलब रीशिफ्ट करते हैं तो ये पूरे का पूरा फैक्टर जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये उधर जाके डिवाइड हो जाता है, यानी ये यहाँ से जाके इस साइड डिवाइड, इसलिए यहाँ पे m से ये इधर आके पूरा डिवाइड हो गया। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन में इसी तरह वोल्टेज जो है वो किसकी इक्वल होते हैं, डी आई बाई डी टी, और वो डी टी की इक्वल जो होते हैं उसमें साथ में इधर एल भी होती है। अब एल जो है ये इसकी सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी है, ठीक हो गया। इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। अब ये भी
यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से भी पूरे फैक्टर को उठा के इधर डिवाइड कर देते हैं, तो v ओवर डी आई ओवर डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये L की इक्वल आ जाता है। क्वेश्चन मेरा आपसे या आपके जहन में जो आ सकता है वो ये है कि सर बस हमने इधर अगर देखें तो हमने ये बस L लिख लिया और यहाँ पे सिर्फ M लिख लिया, बाकी चीज़ें तो सेम है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि हमारे पास जो है वो वोल्टेज या चेंज इन करंट आप एक में देते हैं, जितना सिस्टम एक के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा होता है उसी तरह म्यूचुअल इंडक्टेंस में दूसरी कॉइल पे वो इम्पैक्ट आ रहा होता है। सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है, जितना भी करंट का इम्पैक्ट या चेंजिंग सारी चीज़ें होंगी, सेल्फ के अंदर वो एक ही कॉइल पे रहता है क्योंकि उसके पड़ोस में दूसरी कॉइल नहीं होती, जबकि म्यूचुअल इंडक्शन में वो वही चीज़ें शिफ्ट हो जाती हैं दूसरे पे। अच्छा, इन बोथ केसेस दोनों के अंदर यूनिट तो हेनरी है, जो कि रिप्रेजेंट करता है इंडक्टेंस को व्हेन अ चेंज इन of 1 ampere per second results the electromotive force of the 1 volt। इसका क्या मतलब है? In fact Henry is the change in the current, यानी कि di over dt। ये एम्पियर है ना ऊपर, एम्पियर ओवर सेकंड हो गया। तो भाई जब चेंज इन करंट ओवर टाइम है ना, तो आप लिखेंगे करंट के यूनिट और टाइम के यूनिट। तो करंट का यूनिट है एम्पियर, तो 1 एम्पियर पर सेकंड जब 1 सेकंड के हिसाब से चेंज होगा और फिर वो प्रोड्यूस कर रहे हों क्या चीज़, जो वी वोल्टेज है, तो इसको हम इंडक्टेंस कहते हैं, ओ सॉरी हेनरी कहते हैं, जो कि इंडक्टेंस का यूनिट है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक और वे में भी ले लेता हूँ। यहाँ पे आप एल को फाइंड आउट जैसे उसने कर रखा है, यहाँ पे देखें तो जो 1 वोल्ट बन रहा है वो किसके हिसाब से है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो इसलिए इस हेनरी को भी उसने क्या डिफाइन किया हुआ है कि ये चेंज ऑफ क्या है, चेंज ऑफ 1 एम्पियर ये करंट पर सेकंड है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ईएमएफ या दूसरे लफ्ज़ों में वोल्टेज ही है, वो जो ऊपर लिखा हुआ है वी के साथ यहाँ ये रिप्रेजेंट किया हुआ है ये वाला। बच्चे ये क्वेश्चन क्लियर है एट आपको? Yes, sir. आगे चले। ओके, नेक्स्ट कहता है कि वाई इंडक्शन हीटर्स आर मोर एफिशिएंट देन कन्वेंशनल गैस हीटर्स। सबसे पहले एफिशिएंसी की तरफ जाने से पहले हमें ये देखना होगा कि जो इंडक्शन हीटर्स हैं वो हैं क्या, और जो कन्वेंशनल हीटर्स थे वो क्या होते हैं। कन्वेंशनल गैस हीटर्स तो सिंपल बता रहे हैं आपको, आप गैस के सिलेंडर पे लगा के हीटर चला लें, या जो होम सप्लाई होती है एलपीजी की उससे। क्वेश्चन ये है कि इंडक्शन हीटर्स क्यों एफिशिएंट है। सर ये बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीक